नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद, उत्तराखंड स्पीकिंग में। आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। चंपावत दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 17 अहम विकास योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने MRI मशीन का भी उद्घाटन किया है, मरीजों को राहत दी है। अब नहीं जाना होगा दूर शहर, सिटी सेंटर के लिए भूमि पूजन पर भी कर उनका भी शिलान्यास किया है। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री धामी का बयान भी, चंपावत मेरी कर्म भूमि है, यहीं से उन्हें एनर्जी मिलती है। अब चंपावत वासियों को घर के पास ही इलाज मिलेगा। इलाज के लिए अब आपको कहीं और दूर नहीं जाना होगा। अस्पताल जाने की जरूरत है, वो भी आपके बेहद करीब अस्पताल भी बनेगा और यहाँ पर आप इलाज भी आराम से करवा पाएंगे। मुख्यमंत्री धामी जब चंपावत पहुंचते हैं, सिर्फ सौगात ही नहीं देते बल्कि उनका उद्घाटन ही करते हैं और साफ तौर पर जनता को संबोधित करते हुए उन योजनाओं की जानकारी देते हैं। 17 बेहद अहम परियोजना, वो योजना जो सीधे जनता को लाभान्वित करने वाली है, उसका आज मुख्यमंत्री धामी ने उद्घाटन कर दिया, शिलान्यास कर दिया है। सिटी सेंटर के लिए भूमि पूजन करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री धामी। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री धामी अपने दिल की बात रखते हैं और बताते हैं कि चंपावत उनकी कर्म भूमि है, यहां से उन्हें एनर्जी मिलती है और उनके लिए बेहद है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर बच्चों से भी दुलार करते हुए नजर आते। भूमि पूजन का ये कार्यक्रम, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना की गई है और यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी चंपावत के लोगों से भी बातचीत करते हुए नजर आते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आते हैं, जनता को संबोधित करते हुए एक बात और एक खास संदेश वो देने की यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए चंपावत बेहद अहम है, उनके लिए कर्म भूमि है। लग गई पूरे जिले की यहाँ पर, और ये मेक इन इंडिया मशीन है, विशाखापट्टनम से आई है, टेस्ला कंपनी की है। अब कोई को किसी भी प्रकार की जो MRI के लिए दूर जाना पड़ता था, काफी साधन लगाने पड़ते थे, परेशानियां होती थी, खर्चा बहुत लगता था, वो अब हमारे यहीं पर चंपावत में ही हो जाएगा। तो मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ साथ ये क्रिटिकल केयर जो ब्लॉक है, ये भी जो है प्रारंभ हो जाएगा। इसका यहाँ पर उद्घाटन हो गया है, तो इन दोनों के होने से बहुत सुविधा हमारे चंपावत में हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि हमारे चंपावत के लोगों को, सभी को, यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उनको चंपावत में रहकर ही मिल जाए, उनको इसके लिए बाहर न जाना पड़े। तो आज इसकी एक अच्छी शुरुआत हुई है। आज का दिन बहुत स्वर्णिम दिन है और इसका काफी दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे। ये हमारा जनपद पहला जनपद है ऐसा जहां जनपद चिकित्सालय में MRI मशीन लगी है। तो इसके लिए आपको बधाई कि आदर्श चंपावत की जो बात हमने करी थी, पांडे जी, आदर्श चंपावत की तरफ बढ़ रहे हैं ना, हम लोग बढ़ रहे हैं ना। चलिए, तो बहुत बधाई। और अभी ऊपर बोलना है, वहां पर मैं विस्तार से थोड़ा बोलूंगा। अभी मैं आप लोगों को बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। कमल भंडारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल जुड़ चुके हैं। कमल, चंपावत पहुंचे हैं मुख्यमंत्री धामी, आगे उनका क्या कुछ कार्यक्रम है और यहाँ पर वो भूमि पूजन करते हुए भी नजर आए हैं, किस तरीके की सौगात और क्या उद्देश्य है इसके पीछे? माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो है MRI सेंटर का यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। वैसे तो इनकी आज यहाँ पे बहुत जगह प्रोग्राम है, प्रोग्राम इनके होने के बावजूद आज सुबह सुबह इन्होंने यहाँ जिला अस्पताल में पहुंच के MRI जो मशीन है उसका उद्घाटन किया। और यहाँ पे बहुत जरूरत भी थी MRI मशीन की, क्योंकि दूरस्थ इलाके, यहाँ के बहुत ही ज्यादा दूरस्थ इलाके के लोग आते हैं और यहाँ से 200 150 किलोमीटर नीचे जाके लोगों को MRI मशीन मिल पाती है। यहाँ पे कहीं पे भी MRI मशीन नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी सौगात जो है चंपावत जिले को दी हुई है और इसमें हमारे जो जिलाधिकारी हैं मनीष कुमार जी, उनका भी बहुत सहयोग है। उनके निर्देशानुसार ये बहुत जल्दी यहाँ पे स्थापित हुई
और इन्होंने आज इसका उद्घाटन करके फिर यहाँ पे आज सिटी सेंटर जो बन रहा है उसका भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे किया गया है। और जो लोग आए हुए हैं यहाँ, कई लोगों का सम्मान भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। कई जो महात्मा लोग हैं और जिन्होंने अच्छे काम कर रखे हैं उन लोगों का भी सम्मान यहाँ मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। बिल्कुल, ऐसे में मुख्यमंत्री धामी यहाँ पर बच्चों से भी बातचीत करते हुए, महिलाओं से बातचीत करते हुए नजर आते हैं, बच्चों को दुलार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मात्र एक MRI मशीन है यहाँ पर कमल, लेकिन आवश्यकता तो अधिक MRI मशीन की है। उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? धामी सरकार इसके लिए किस तरीके से देख रही है? क्या MRI मशीन की संख्या बढ़ाई जानी है भविष्य में? भविष्य में तो MRI मशीन की संख्या जहाँ तक है एक और स्थापित की जाएगी, लेकिन अभी MRI मशीन है सबसे पहली बार यहाँ चंपावत जिले में स्थापित हुई है। इसका रुझान भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे बहुत ज्यादा बीमार होते हैं मैम जिन्हें MRI मशीन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अभी सर्वप्रथम तो उनके इलाज के जरिए और कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, उस हिसाब से उस सिस्टम को देखा जाएगा। उसके बाद ही जो नई MRI मशीन है उसे स्थापित किया जाएगा। वैसे कहा जा रहा है कि आने वाले समय में 1-2 MRI मशीनें और स्थापित करी जाएंगी। और मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे आज बहुत सारी उन्होंने घोषणाएं कर रखी हैं और शिलान्यास कर रखा है, और आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री जी के दौरे होते रहेंगे। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है? सॉरी, सुन नहीं पाया। हेलो कमल, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी यहाँ पहुंचते हैं, MRI मशीन का उद्घाटन किया गया है, क्या रिएक्शन है वहां के लोगों का, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं? का कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे ये बहुत ही जो जरूरी चीज थी वो लोगों को प्रोवाइड कराई है, क्योंकि इस चीज के लिए बहुत जनता परेशान थी यहाँ पे। और इस मशीन को यहाँ पे स्थापित होने के बाद, सुचारू होने के बाद जनता काफी खुश नजर आ रही है। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि अभी जो धामी जी ने कर रखा है ये शायद थोड़ा पहले हो जाता तो और अच्छा हो जाता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लोगों का ये कहना है। तो देखिए, अब चंपावत वासियों को उनके घर के पास में ही इलाज मिलेगा, और यही सौगात है जो मुख्यमंत्री धामी खुद वहां पर पहुंचकर चंपावत वासियों को देते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया कमल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। हरिद्वार में श्यामपुर में बेहद भयावह हादसा हो गया है। रोडवेज बस और पिकअप की आमने सामने की टक्कर हो गई है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 5 घायल है, 2 फ्लाईओवर से नीचे गिर गए। क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। हरिद्वार के श्यामपुर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 4.2 फ्लाईओवर के पास सोमवार की सुबह ये हादसा हुआ है। रोडवेज बस और पिकअप वाहन के बीच आमने सामने की इस टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हादसे की वजह क्या रही, इसको लेकर भी पुलिस की टीम जांच कर रही है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। 2 लोग फ्लाईओवर के नीचे जा गिरे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मामले की जांच की जा रही है। तो हादसे के बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। 2 लोग जो कि इस फ्लाईओवर के नीचे गिर गए, उन्हें भी रेस्क्यू किया जा रहा। तो देखिए, आवाजाही ठप ना हो, किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए यहां पर अधिकारी फ्लाईओवर पर तैनात है। बस को साइड किया गया है। दोनों ही वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 5 लोग घायल बताए जा रहे। 2 लोग फ्लाईओवर से नीचे गिर गए हैं। क्षेत्र में राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। पुलिस की टीम यहां पर जुटी हुई और हादसे के पीछे की वजह क्या रही, इसको लेकर जांच की जा रही है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद वहां क्या हालात है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर पुलिस की टीम वहां पर जुटी हुई है। आवाजाही ठप ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा। तो श्यामपुर में हादसे के बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। 5 बेहद गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। इलाज जारी है। हादसे के पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर पुलिस की टीम लगातार जांच कर रही है।
रोडवेज बस और पिकअप की आमने सामने की टक्कर हुई है। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, हादसे की वजह क्या बताई जा रही है और अभी हालात कैसे? मैं आपको जानकारी दे दूं कि हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे रोड पर फ्लाईओवर पर आमने सामने की टक्कर हुई है। उसको लेकर जिसमें 3 की मौत हुई है और 2 अभी गंभीर रूप से घायल है और तीनों का पोस्टमार्टम हो रहा है। और उसके जानकारी में है, पुलिस प्रशासन ने तुरंत सुबह 5:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था। अब ये ड्रिंक एंड ड्राइव वाला मामला आगे है, क्योंकि अभी तो जांच की ही जा रही है। कुलदीप, क्या ये ड्रिंक एंड ड्राइव वाला मामला है या नींद की झपकी आ गई थी, इसकी वजह से यह हादसा हुआ? माना जा रहा है इसी नींद की वजह से ही आमने टक्कर हुई है कि ड्राइवर के राइट हैंड पे गाड़ी लगने से और बस के सवार होने से इस वजह से हादसा हुआ है। नींद की झपकी से ही हुआ है। घायलों की क्या स्थिति बताई जा रही है और जो 2 लोग फ्लाईओवर के नीचे गिर गए थे, क्या उन्हें रेस्क्यू किया गया है? तो जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इन तमाम जानकारियों के लिए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। डोईवाला में रिहायशी इलाके में गुलदार पहुंच गया है और इसके बाद कुछ वीडियोस भी सामने आए। सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई। इलाके में दहशत है, लोगों में चिंता और वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग है। उत्तराखंड के डोईवाला के लच्छीवाला वन रेंज से सटे नया गांव क्षेत्र में रविवार रात एक गुलदार जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके तक पहुंच गया और उसके बाद उन तस्वीरों को देखने के बाद लोगों में दहशत है। तो डोईवाला में यूकेडी का शक्ति प्रदर्शन मिशन 2027 को लेकर चुनावी हुंकार है दूसरी तरफ, और एक तरफ लोग गुलदार के आतंक से भी परेशान है, उसकी भी दहशत में है। लेकिन जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर यह खास फोकस है। गांव गांव जन संवाद की शुरुआत की गई है, इस अभियान की शुरुआत की गई है। डोईवाला में यूकेडी का शक्ति प्रदर्शन, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, वो तस्वीरें हैं। तो वहीं डोईवाला में रिहायशी इलाके में गुलदार पहुंचा है। गुलदार के पहुंचने के बाद लोगों में आतंक भी है, दहशत भी है और आक्रोश भी है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है ये घटना, लोगों की चिंता बढ़ गई है। वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की गई है। उत्तराखंड के डोईवाला के लच्छीवाला वन रेंज से सटे नया गांव क्षेत्र में रविवार रात एक गुलदार जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा है, जिसके बाद एक वीडियो भी सामने आया। घटना के पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, लोग परेशान भी है और आक्रोशित भी। देखिए, गुलदार एक जानवर को लेकर भाग भी जाता है। महिला यहां पर नजर आ रही है और ये रिहायशी इलाका है, जिसके बाद इलाके में दहशत है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग भी यहां पर की जा रही है। वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ डोईवाला में यूकेडी का शक्ति प्रदर्शन है। मिशन 2027 को लेकर चुनावी हुंकार बढ़ रहे हैं। नए कार्यालय का हुआ है भव्य उद्घाटन। जल, जंगल, जमीन के मुद्दे पर खास फोकस है। गांव गांव जन संवाद अभियान की शुरुआत का यह ऐलान भी कर दिया गया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। विजन तो करीब 1.5 साल पहले शुरू कर दिया और मैं समझता हूं कि मैं बधाई देना चाहता हूं तमाम अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को कि 1.5 साल पहले जो है चुनाव के बिगुल उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्र में बजा दिया और जिस तरह जनता का समर्थन उत्तराखंड क्रांति दल को मिल रहा है, ये अपने आप में एक शुभ संकेत है इस राज्य के लिए भी और इस दल के लिए। आज जिस तरह से आम जनमानस
उत्तराखंड क्रांति दल के साथ राम बंद हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे, उस झंडे के नीचे जिस झंडे ने इस राज्य का निर्माण किया, उसके नीचे सब लाभमंद हो रहे हैं और ये शुभ संकेत है। और मेरा मानना है इन 25 सालों में पहली बार जनता का जो रुख हुआ है दल के प्रति, वो अपने आप में एक सुखद आनंदित है। तो वहीं दूसरी तरफ सर्विस रोड को लेकर बवाल है। ग्रीन फील्ड बाईपास और गांव का धरना, गांव के लोग धरने पर बैठे हैं। विधायक वीरेंद्र जाति के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। निर्माण कार्य में लगे ट्रकों को भी रोका गया है। 2 दिन में समाधान का हाईवे कंपनी का आश्वासन है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है। दूसरी तरफ सियासत भी है। ग्रीन फील्ड बाईपास पर सर्विस रोड की मांग को लेकर गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने विधायक वीरेंद्र जाति के नेतृत्व में निर्माण स्थल पर धरना प्रदर्शन किया है और कार्य में लगे ट्रकों को भी रोक दिया। गांव वालों का आरोप है कि नेशनल हाईवे ने सर्विस रोड बनाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इसे नहीं कंप्लीट किया गया है। प्रदर्शन के बाद हाईवे निर्माण कंपनी ने 2 दिनों के अंदर अंदर सर्विस रोड के इस पूरे काम को कंप्लीट करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया है। वाला हरजोली, अकबरपुर कई गांव का रास्ता है और पीछे झबरेड़ा होकर निकल जाता है। हीरा हीरी होते हैं यहाँ। जो यहाँ नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो पहले रास्ता बिल्कुल सीधा नेशनल हाईवे को क्रॉस करते जाता था। अब एक अल्टरनेटिव रास्ते के तौर पर नेशनल हाईवे वालों ने कहा कि साहब हमें असुविधा हो रही है, तो हम बराबर से एक रास्ता बना देते हैं। तकरीबन उन्होंने एक अल्टरनेटिव रास्ता लगभग 1.5 साल पहले बना दिया और कहा कि साहब हम आपको आवागमन की सुविधा के लिए बहुत अच्छा रास्ता देंगे। ये जो हमारा रास्ता था मेन पहला, वो इन्होंने बंद करके हमें रास्ता बरोबर में दिया था और बरोबर में देगा। उस पर विधायक जी भी आए थे उस टाइम, तो इन्होंने वादा किया था कि इससे जो हमारा हाईवे है इससे पहले ही आपकी रोड तैयार करके देंगे। उसमें कुछ नहीं किया। 2 साल हो गए, 1.5 साल। फिर 10 दिन पहले इकट्ठे हुए ट्रक रोक के सारी गाड़ी गाँव वाले, फिर इन्होंने 22 तारीख का टाइम दे दिया और 22 तारीख में हम काम चालू कर देंगे और इसी महीने में कंप्लीट करके दे देंगे। 22 तारीख से आज 28 तारीख होगी, यहाँ एक जेसीबी का पंजा तलक नहीं लगा। वहीं चमोली में नंदा देवी पार्क का 21 दिन का अभियान पूरा हो चुका है। वैज्ञानिक दल सुरक्षित लौटा है। ज्योतिर्मठ दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों में जैव विविधता का यह अभियान रहा और इसका अध्ययन करके ये तमाम लोग वापस लौट आए। हिम तेंदुए समेत कई वन्य जीवों के कई सबूत मिले हैं, आधुनिक तकनीक से जुटाए गए हैं। ये बेहद अहम वैज्ञानिक रिपोर्ट। चमोली में विश्व प्राकृतिक धरोहर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में 21 दिनों तक चला ये जैव विविधता एक्सपेरिमेंट अब सफल हो चुका है। वैज्ञानिकों और वन विभाग की टीम दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों का अध्ययन करके वापस लौट चुकी है। अभियान के दौरान तेंदुए, कस्तूरी मृग, हिमालयी भालू सहित कई दुर्लभ वन्य जीवों के कई सबूत मिले हैं। कैमरा, ट्रेप, ड्रोन, अन्य आधुनिक तकनीकों की मदद से अहम वैज्ञानिक सबूत जुटाए गए। लौटने पर लाता गांव के गांव वालों ने अनुसंधान दल का भव्य स्वागत किया है। और जब हम सेकंड कैंप पर धराशी में गए तो उसी दौरान हमें बर्फबारी का सामना करना पड़ा और 4 दिन हम वहाँ पर रुके और टीम के मनोबल पर थोड़ा प्रभाव तो वहाँ पर पड़ा। उसके बाद जब हम डिब्रूगढ़ ड्योढ़ी में गए तो वहाँ पर जैसे ऋषिगंगा है, तो सुबह तो जैसे ग्लेशियर का तापमान थोड़ा उस समय कम रहता है तो पानी का स्तर कम रहता है, लेकिन शाम दोपहर के बाद जो जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है और ऋषिगंगा का जो वेग है काफ़ी उग्र है, तो उसको पार करना टीम के लिए एक चुनौती थी। पार्क हमारा विश्व धरोहर साइट है और इसका दशकीय बायोमॉनिटरिंग एक्सरसाइज इस बार एक्सपीडिशन हमारे द्वारा 7 जून को स्टार्ट किया गया था और टीम ने 22 दिन के बाद इस अभियान को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है और जो हमारा सरसों पाताल बेस कैंप है वहाँ पे फाइनल अपना जो जैव विविधता के सारे उद्देश्य पूरे करते हुए हमारी टीम सकुशल वापस आएगी। इसमें कुल 22 दिन का था, जिसमें एक तरफ हमारे 50 किलोमीटर और फिर वापसी में 50 किलोमीटर की दूरी तय की गई।
जो मोरेन है वो भी फट रहे हैं। तो हमने कई जगह ऐसे देखे। जियोलॉजी की टीम हमारे साथ थी, मैं बताना भूल गया। उन्होंने विशेषकर जो नॉर्दर्न ऋषि बैंक है, सदर्न ऋषि बैंक और बिताटोली के जो ग्लेशियर थे जहाँ पे थोड़ी बहुत टूट फूट हो रही है, उनका सिस्टमेटिक ढंग से फोटोग्राफी की है। वहाँ से सैंपल्स लिया है ताकि वो हम डिटेल में वो कर सकें कि कितने कब से ये ग्लेशियर टूटने शुरू हुए हैं। तो वहीं देहरादून में 100 ई बसों का संचालन होना है। सितंबर से संचालन के लिए 17 रूट फाइनल है। ट्रांसपोर्ट नगर में बन रहा है आधुनिक डिपो। बस स्टॉप चिन्हित करने का भी काम तेज कर दिया गया। यात्रियों को अब पॉल्यूशन फ्री सुरक्षित यात्रा मिलने वाली है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को भी नई रफ्तार दी जाएगी। देहरादून के निवासियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर यह है क्योंकि प्रधानमंत्री बस योजना के तहत जल्द ही 100 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होना है, जिसके लिए 17 प्रमुख रूट हैं जिन्हें फाइनल कर दिया गया है। सितंबर महीने से इन बसों के संचालन की तैयारियां हैं। इसके लिए बस स्टॉप चिन्हित करने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट नगर में आधुनिक बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन का निर्माण और तमाम जो कार्य हैं वो किए जा रहे। इस नई शुरुआत से जहां स्थानीय यात्रियों को सुरक्षित और पॉल्यूशन फ्री सफर मिलने वाली यानी कि यात्रा मिलने वाला है, वहीं शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को नई रफ्तार दी जाएगी। यात्रा बेहद सुखद होने वाली है, इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। 100 ई बसों का संचालन होना है। सितंबर महीने के बाद से इसका संचालन होगा, हालांकि उसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। तो इन देहरादून में अंकिता केस में सीबीआई जांच पर सवाल है। संयुक्त संघर्ष मंच ने एक ऐलान किया है, 2 जुलाई को सीबीआई दफ्तर की तालाबंदी करेंगे। माता पिता के बयान दर्ज न होने का आरोप है। साक्ष्य मिटाने वालों पर कार्रवाई की मांग है। मंच ने जनता से शामिल होने की अपील कर दी है। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की जो सुस्त रफ्तार है उसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच ने आगामी 2 जुलाई को देहरादून स्थित सीबीआई कार्यालय पर तालाबंदी करने का ऐलान कर दिया। मंच का बेहद गंभीर आरोप है कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी अंकिता के माता पिता के बयान तक दर्ज नहीं किए गए। साथ ही इस मामले में वीआईपी की भूमिका और रिजॉर्ट ध्वस्त करने वाले तमाम जो सबूत मिटाए गए उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई। मंच ने सीबीआई निदेशक को पत्र भी लिखा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, उस पर कोई प्रगति नहीं। और इसी के विरोध में अब आंदोलन किया जाएगा। इसमें जनता से शामिल होने की अपील भी की गई है कि वो भी शामिल हो, अपनी भागीदारी निभाए। देखना बेहद दिलचस्प होगा इस जन आंदोलन में क्या कुछ अंकिता भंडारी को लेकर जनता करती है और सीबीआई क्या माता पिता के बयान दर्ज करती है या फिर नहीं। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, देखना बेहद दिलचस्प। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।